चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में लेवल ऑफ प्रिवेंशन और कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में। हमने कई बार क्लासेस पढ़ी भी हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पे, हज़ारों क्लासेस चैनल पे अपडेट होंगी, बट यहाँ पर आज की क्लास में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप क्या क्या पढ़िएगा अपने ग्रुप 5 रेलवे या CHO एग्ज़ाम के लिए। तो हमारे जो CHO एग्ज़ाम होते हैं वो होते हैं कम्युनिटी फोकस्ड, मतलब आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है जो सीधा 70% सिलेबस है जो कवर कर लिया जाता है। इसमें आपको अलग अलग तरीके से चीज़ें आती हैं, चाहे वो डिसीज़ होती एक ही चीज़ है कि डिसीज़ किससे हो रही, कैसे प्रिवेंट करना है, और प्राइमरी नर्सिंग केयर क्या होता है। हर एक आपका जो नर्सिंग एग्ज़ाम होता है, यदि आप CHO का नर्सिंग का पेपर देते हैं तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं कि किसी को ये बीमारी है तो क्या करना है। तो यहाँ पर आज हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन के साथ साथ कम्युनिकेबल डिसीज़ भी पढ़ने वाले हैं। बट उसके पहले मैं बता दूं कि अभी रिसेंट में आपको आज ही 7 फरवरी को जो मॉर्निंग क्लास हुई थी उसमें आपके लिए ग्रुप 5 के पेपर्स के अलावा आपको 13 पेपर ऑफ सीरीज़ और रिलीज़ की गई हैं जो ओनली 99 रुपीज़ में अवेलेबल हैं। तो जो भी लोग उन 13 पेपर ऑफ सीरीज़ को ऑर्डर करना चाहता है वो कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपके 17 तो MP के पेपर हैं प्लस 13 आपके जो पेपर्स हैं एज अ सीरीज़ भी आप इनको मान सकते हैं, जिसमें आपके 1300 क्वेश्चन आपके सीरीज से हो जाएंगे प्लस 1700 क्वेश्चन आपको पेपर से हो जाएंगे। अब आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, सीधा सीधा आपके 3000 क्वेश्चन आप है जो सॉल्व कर सकते हैं। और इन 3000 क्वेश्चन का जो यदि आप ऑलरेडी 17 पेपर ले चुके हैं तो इसका आप लोग ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं 150 रुपीज़ में। आपको अभी ये 17 पेपर अवेलेबल है। और जो भी लोग 13 सीरीज़ लेना चाहते हैं, मतलब 13 पेपर सीरीज़ लेना चाहते हैं, ओनली 99 रुपीज़ बस चार्ज रखा गया है जो आप ले सकते हैं, चाहे आप रेलवे दे रहे हो, ग्रुप 5 दे रहे हो, CHO दे रहे हो, कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो। साथ में जो भी बुक्स हैं, यदि CHO कंप्लीट गाइड आप डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट ऑर्डर वालों को जो CHO बुक है ओनली 550 रुपीज़ में अवेलेबल है। यदि आप ANM बुक ऑर्डर करते हैं तो आपको ओनली 450 रुपीज़ में अवेलेबल है। और यदि आप RRB की बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ऑर्डर में 299 रुपीज़ में बुक्स अवेलेबल है। जिस भी स्टडी मटेरियल के थ्रू आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और जो भी लोग डायरेक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं, आपको मेरा ऑफिशियल WhatsApp नंबर के थ्रू है जो ऑर्डर करना होगा। फ्लिपकार्ट के थ्रू बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑसिफाइज इन फीटल लाइफ, ऑसिफाइज का मतलब है यहाँ पर बनने वाली पहली बॉन। फीटल लाइफ में बनने वाली सबसे पहली बॉन कौन सी है? क्लेविकल, स्कैपुला, फीमर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। आप लोग भी अपने आंसर मार्क कर सकते हैं, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो पहली बॉन है, फर्स्ट बॉन है जो ऑसिफाइड होती है फीटल लाइफ में। सबसे पहले तो बनती है पूरी न्यूरल ट्यूब, लेकिन फर्स्ट बॉन की बात की जा रही है कि सबसे पहले कौन सी बॉन है जो ऑसिफाइड होगी, स्कैपुला, फीमर या फिर क्लेविकल। जनरली 3 बॉन का सबसे पहले ऑसिफिकेशन होता है, क्लेविकल, मैंडिबल एंड मेम्ब्रेनस बॉन, जो स्कल की बॉन्स होती हैं वो। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में क्लेविकल की जगह मैंडिबल आए तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले 2 बॉन्स हैं जो बनती हैं, फिर आफ्टर दैट जो स्कल की बॉन्स है वो भी बनना स्टार्ट होती हैं। ऑसिफिकेशन का मतलब है बनना। तो जो फर्स्ट फीटल लाइफ में जो बॉन बनेगी वो कहलाएगी क्लेविकल। इसको आप कॉलर बॉन के नाम से भी जानते हैं। S से बॉन है। और जो फ्रैक्चर होता है, सबसे कॉमनली जो फ्रैक्चर भी देखने को मिलता है वो भी क्लेविकल बॉन में ही होता है। और ह्यूमन बॉडी की एक ओनली ऐसी बॉन है जो हॉरिजॉन्टल रहती है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे जो एक तरीके से हमें कहें कि आड़े, या क्योंकि सभी बॉन्स क्या है स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती हैं, डाउन साइड रहेंगी, लेकिन ये क्या है हॉरिजॉन्टल वे में रहेगी। ऐसी पहली बॉन है जो हॉरिजॉन्टल रहती है, वो क्या है, वो है क्लेविकल। अब ये क्लेविकल जुड़ती कहाँ से? जो चेस्ट की स्टर्नम बॉन है, स्टर्नम या फिर जिसको आप ब्रेस्ट बॉन कहते हैं, एक साइड तो जुड़ेगी शोल्डर गर्डल ह्यूमरस के यहाँ पर, और दूसरा हिस्सा इसका कहाँ जुड़ता है, स्टर्नम के यहाँ पर। तो ये एक जॉइंट कहलाता है स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट। तो जो स्कैपुला है, स्कैपुला भी आपकी
अपर लिम्ब की बोन है, 2 बोन रहेंगी बैक साइड में, तो ये कहलाती हैं शोल्डर ब्लेड। क्या कहलाएंगी? ये कहलाती हैं शोल्डर ब्लेड। तो यहाँ पर स्कैपुला, क्लेविकल, क्लेविकल पूंछे एस शेप बोन है। ह्यूमन बॉडी में ओनली हॉरिजेंटल शेप में पाई जाने वाली मात्र एक यही बोन है। और ये 5 से 6 वीक में, 5 to 6 वीक की एज में, इंट्रायूट्राइन लाइफ में, जब 5 से 6 वीक का फीटस रहेगा उस टाइम पर क्या होती बनना स्टार्ट होती, ऑसिफिकेशन होना इसका स्टार्ट होगा। पहली बोन है जो ऑसिफाइड होती है क्लेविकल, मैंडिबल और मेम्ब्रेनस बोन ऑफ स्कल, जो कि 5 वीक से लेकर 12 वीक तक में बन के पूरी डेवलप हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर यदि पूछे कि पहली ऑसिफाइड बोन कौन सी है तो होगी क्लेविकल। क्लेविकल नहीं है यदि ऑप्शन में तो मैंडिबल रहे तो आप मैंडिबल को भी मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर A clinical symptom of Wasting syndrome in AIDS includes all। वास्टिंग सिंड्रोम, एड्स में जो वास्टिंग सिंड्रोम है इसके सभी क्लिनिकल सिम्टम है किसी एक को छोड़कर। इनवॉलेंट्री गेट लॉस, क्रोनिक डायरिया, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, ईसोफेगल कैंडिडियासिस। क्या है जो यहाँ पर सिम्टम होंगे एड्स के? एड्स के सिम्टम हैं जो क्या होंगे? तो वास्टिंग सिंड्रोम क्या होगा कि वेट लॉस होना। एड्स वाले मरीज में क्या होगा? HIV एड्स में वेट लॉस होगा। वास्टिंग सिंड्रोम का मतलब है कि पूरी बॉडी का 10% वेट है जो क्या हो जाना, लॉस हो जाना, सडनली 10% तक वेट लॉस होना, वो कहलाता है वास्टिंग सिंड्रोम। इसमें सडन इनवॉलेंट्री वेट लॉस होगा। और वेट लॉस कैसे होगा? डायरिया के कारण हो सकता है। क्या है? डायरिया के कारण हो सकता है। फीवर लंबे टाइम तक रहेगा, यदि 30 दिन तक कंटिन्यू फीवर रहता है तो भी आपको कोई, यदि इवन 15 दिन तक भी कंटिन्यू फीवर है तो भी आपको कोई डिसीज है जो फाइंड आउट डायग्नोस हो सकती है। 30 दिन तक यदि लंबा फीवर रहे, डायरिया हो, इनवॉलेंट्री वेट लॉस हो, तो यहाँ पर साथ ही साथ आपका वेट लॉस तो होगा ही, फैट और मसल्स में भी लॉस होगा। या फैट, प्रोटीन, मसल सब कुछ लॉस होगा। PM की कंडीशन भी यहाँ पर डेवलप होगी। तो वास्टिंग सिंड्रोम का मतलब सडनली वेट लॉस होना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इनवॉलेंट्री वेट लॉस, क्रोनिक डायरिया, प्रोटीन एनर्जी malnutrition. So here is the right answer is option number A. Wasting syndrome refers to unwanted weight loss of more than 10% of person's body weight। 10% से भी ज़्यादा बॉडी वेट के वजन का लॉस होना, जो कि डायरिया, वीकनेस, फीवर के कारण हो सकता है। मान लीजिए यदि 150 पाउंड का मैन है, 150 पाउंड वेट है किसी पर्सन का, वेट लॉस 15 पाउंड और उससे ज़्यादा हो जाए तो इतने जल्दी वेट का लॉस होना क्या कहलाएगा? वास्टिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी PPH अकर्स विद इन आवर ऑफ डिलीवरी। प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज है तो कितने घंटे के अंदर डिलीवरी के कंसीडर किया जाएगा? 6 से 24 या फिर 12 आवर। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी PPH। सेकेंडरी में आफ्टर 24 आवर कंसीडर किया जाएगा। ब्लीडिंग होती है, जो अमाउंट है ब्लीडिंग का वो कितना होता है? 500 ml तक। कितना? यदि डिलीवरी के बाद 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो वो कंडीशन कहलाएगी पोस्टपार्टम हेमरेज। इंडिया में सबसे कॉमन जो मैटरनल डेथ का रीज़न है वो क्या है? वो है हेमरेज और ब्लीडिंग। तो प्राइमरी में विद इन 24 आवर के, कितना? विद इन 24 घंटों के अंदर, डिलीवरी के विद इन 24 घंटों के अंदर यदि 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो कहलाएगा प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। क्या होगा? प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। और इसका एक मेन रीज़न होता है, वो होता है अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। क्या होगा? यूट्रस की जो टोन्स है उस टोन का एब्सेंट होना, तो क्या कहलाएगा? अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि प्राइमरी PPH को कब कंसीडर किया जाएगा? जब 24 आवर में 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तब कंसीडर किया जाएगा। जब ब्लड लॉस मोर देन 500 ml, 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तब कंसीडर क्या किया जाएगा? पोस्टपार्टम हेमरेज। अब प्राइमरी तो यदि डिलीवरी होने से लेके विद इन 24 घंटों के अंदर यदि हो जाती है 500 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग तो कहलाएगा PPH। आफ्टर 24 आवर तो वो कहलाएगा सेकेंडरी PPH। सबसे कॉमन PPH का रीज़न क्या होता है? तो होता है अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। क्या है? अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट इज
एक्सेसिव एल्कोहल यूज वाइल ऑन वारफरिन थेरेपी लीड्स टू। एक्सेसिव एल्कोहल का यूज़ करते हैं जब आप वारफरिन थेरेपी पर हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखें कि जब वारफरिन थेरेपी ले रहे हैं लेकिन साथ में अल्कोहल भी ड्रिंक करते हैं क्या होगा? डिक्रीज्ड एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट, इंक्रीज्ड एंटीकोआगुलेशन इफेक्ट, इंक्रीज्ड विटामिन के एब्जॉर्प्शन। वारफरिन क्या है? एक एंटीकोआगुलेंट है। क्या है? एंटीकोआगुलेंट है। अब यदि आप अल्कोहल भी साथ में लेते हैं लेकिन वारफरिन आपकी थेरेपी चल रही है तो यहाँ पर आपको क्या होने के चांसेस रहेंगे? डिक्रीज्ड एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट होगा, इंक्रीज्ड एंटीकोआगुलेशन इफेक्ट, इंक्रीज्ड विटामिन के एब्जॉर्प्शन या फिर डी नन ऑफ दी अबव। एक्सेसिव एल्कोहल इंटेक का मतलब है कि आपकी मान लीजिए किसी बीमारी के लिए आपको वारफरिन है जो दिया जा रहा है, वारफरिन दिया जा रहा है जो कि एक टेरेटोजेनिक इफेक्ट भी करती है। तो यदि वारफरिन देते हैं आप तो साथ में यदि कोई शराब पी रहा है तो क्या होगा? यहाँ पर जो वारफरिन थेरेपी दे रहे हैं आप, कोई शराब भी पी रहा है, ऐसे केस में एंटीकोआगुलेशन इफेक्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि यह अल्कोहल भी है जो आपकी बॉडी में कुछ प्लेटलेट्स बॉडी टू मेक फ्यूअर प्लेटलेट्स देन नॉर्मल। देखिए, अल्कोहल कैन ऑल्सो कॉज योर बॉडी टू मेक फ्यूअर प्लेटलेट्स देन नॉर्मल। प्लेटलेट सेल्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगी। वारफरिन क्या है? इंटरफेयर करेगा क्लॉटिंग प्रोसेस में। तो यदि आप शराब पीते हैं तो यहाँ पर मेजर ब्लीडिंग का कारण बन सकता है, क्योंकि वारफरिन इस चांस को और बढ़ाने का काम करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इंक्रीज्ड एंटीकोआगुलेशन इफेक्ट। क्लियर है? मान लीजिए कोई शराब पी रहा है लेकिन उसकी वारफरिन थेरेपी चल रही है तो ऐसे केस में जो एंटीकोआगुलेशन इफेक्ट है वारफरिन का वो भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ेगा जब ये इफेक्ट। तो यहाँ पर वारफरिन के इफेक्ट पड़ने के कारण ब्लीडिंग के रिस्क हैं वो भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वन, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एक्सप्रेस्ड एज। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, सॉरी रेशियो है, किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा? ऑप्शन में है पर 1 लाख बर्थ, पर 10,000 बर्थ, पर 1,000 बर्थ या फिर पर 1,000 पॉपुलेशन। मैटरनल मोर्टेलिटी का डिनोमिनेटर हमेशा एग्जाम में आता है, किस टर्म में यूज़ किया जाता है? सभी 1000 में यूज़ किए जाते हैं, चाहे IMR हो, लेकिन MMR में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में जो डिनोमिनेटर है वो होता है 1 लाख। कितना? 1 लाख बर्थ। ये देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज द नंबर ऑफ वुमेन हु डाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख लाइव बर्थ, पर 1 लाख लाइव बर्थ। अब यहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर डिलीवरी होने के 42वें दिन तक यदि डेथ हो जाए माँ की तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो कितना है? वो 1 लाख पर बर्थ। डिनोमिनेटर पूछे तो वो क्या है? वो नंबर ऑफ वुमेन डाइज 1 लाख पर लाइव बर्थ। 1 लाख लाइव बर्थ में जो वुमेन की मरने की जो संख्या है वो यहाँ पर एज ए डिनोमिनेटर के तौर पे यूज़ किया जाएगा। तो जो यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे आप MMR को वो क्या होगी? 1 लाख बर्थ। नेक्स्ट वन, MTP एक्ट डज नॉट अलाउ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत कितने वीक की प्रेगनेंसी के बाद आप टर्मिनेट नहीं करवा सकते? 30 वीक्स, 20 वीक्स, 24 वीक्स या फिर 28 वीक्स। कितने वीक की प्रेगनेंसी के बाद टर्मिनेट है जो नहीं करा सकते प्रेगनेंसी को, मतलब कि बेबी अबॉर्ट नहीं करा सकते। तो वो यहाँ पर क्या होगा? MTP एक्ट के तहत 20 हफ्ते तक जो यहाँ पर ड्यूरेशन दिया जाता है वो होता है ओनली 20 वीक का। लेकिन कब तक? आफ्टर दैट हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यू कांट टर्मिनेट? सो इट्स 20 वीक्स। कितना? 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद है जो आप टर्मिनेट नहीं करवा सकते हैं। MTP एक्ट 1971 में आया था। फिर यहाँ पर अमेंडमेंट एक्ट भी आया था, अमेंडमेंट पर 24 कर दिया गया था, लेकिन कुछ साथ में कंडीशंस भी लगाई गई थी। तो यहाँ पर अबॉर्शन कंसिडर किया जाता है इंडिया में लीगल तरीके से। यदि हम बात करें तो वो होता है MTP एक्ट के तहत 20 वीक तक की प्रेगनेंसी में। लेकिन यदि
20 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो जाती है तो अबॉर्शन करने की परमिशन नहीं दी जाती है। 1971 में MTP एक्ट आया था, तो यहाँ पर इस एक्ट के तहत 20 वीक से आगे की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करवाया जाता है। कुछ एक्सेप्शनल केस में 24 वीक्स में टर्मिनेट कर सकते, लेकिन ऐसे केस में कोर्ट का ऑर्डर या फिर कुछ और अदर रीजंस रहेंगे तभी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती है। नेक्स्ट इज अंडर MCH प्रोग्राम आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स टू बी गिवन डेली टू मदर्स एज। तो IFA टैबलेट हैं जो माँ को, जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है उसके तहत माँ को डेली कितनी आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाएंगी, कितना डोज दिया जाएगा। ऑप्शन में 60 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड। नेक्स्ट ऑप्शन है 100 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड। नेक्स्ट 60 mg आयरन प्लस 100 mcg फॉलिक एसिड, या फिर 100 mg आयरन प्लस 100 mcg फॉलिक एसिड। तो MCH प्रोग्राम के तहत कितना आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट दी जाती हैं, तो वो होता है 100 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड। कितना कंपोनेंट क्या है इसके, मैटरनल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड हेल्थ, स्कूल हेल्थ, हैंडीकेप्ड चिल्ड्रन, केयर ऑफ चिल्ड्रन इन स्पेशल सेटिंग जैसे कि डे केयर वाले हो गए, मैटरनल हेल्थ सर्विसेज। तो यहाँ पर ये सभी क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर के पार्ट हैं। और इस MCH केयर के तहत जो IFA टैबलेट दी जाती हैं वो होती हैं कितनी, 100 mg आयरन की प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड की। नेक्स्ट वन इज स्पर्मिसाइड यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव टुडे जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इसमें कौन सा स्पर्मिसाइड यूज किया जाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन F2, MPA, 9-nanoxynol या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव टुडे क्या है, टुडे जो कि एक वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, यहाँ पर इसमें जो स्पर्मिसाइड यूज़ किया जाता है वो होता है 9-nanoxynol। क्या 9-nanoxynol, तो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ये देखिए टुडे वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि बर्थ कंट्रोल प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ की जाएगी। इसमें क्या रहेगा, 1000 mg ऑफ नैनोक्सिनॉल रहेगा, नैनोक्सिनॉल 9, जो कि जैसे ही इंटरकोर्स किया जाएगा तो स्पर्म को किल करने का काम करेगा। कौन, नैनोक्सिनॉल। तो यहाँ पर इंसर्टेड इनटू द वेजाइना एंड वाइल इन प्लेस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेगनेंसी फॉर 24 आवर, 24 घंटों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। द फोर्थ डायमेंशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चौथे नंबर का हेल्थ डायमेंशन कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। आपको हेल्थ डिटर्मिनेंट डायमेंशन में से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे ANM का पेपर दें आप या NHM या फिर CHO कोई सा भी एग्जाम दें। तो फोर्थ डायमेंशन कौन सा है, फिजिकल, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन या फिर स्पिरिचुअल डायमेंशन। चौथे नंबर का डायमेंशन कौन सा है, तो जो फोर्थ डायमेंशन है वो है यहाँ पर आपका स्पिरिचुअल डायमेंशन। कौन सा, स्पिरिचुअल डायमेंशन। टोटल 5 डायमेंशन होते हैं, फर्स्ट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड लास्ट वन इज द सोशल। तो यहाँ पर जो हेल्थ डायमेंशन है ये डायमेंशन एक से दूसरे को अफेक्ट करते हैं। हेल्थ की डेफिनेशन क्या है WHO के अकॉर्डिंग, हेल्थ एज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग इन विच एनी डिसीज एंड इन्फर्मिटी आर एब्सेंट। तो यहाँ पर क्या WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन है। तो इसमें जो 5 डायमेंशन है जिसमें से चौथे नंबर का पूछा गया है तो वह स्पिरिचुअल डायमेंशन, और 5वां पूछते तो होता सोशल डायमेंशन। फर्स्ट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड लास्ट इज द सोशल डायमेंशन। एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन को डायरेक्टली है जो क्या करेगा, अफेक्ट करने का काम भी करेगा। नेक्स्ट इज अ कपल विथ 1 चाइल्ड हैज़ बीन ट्राइंग without success for several years to have another child. The following terms would describe the situation. एक कपल है, एक चाइल्ड उनका ऑलरेडी है, लेकिन वो कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि उनको दूसरा बच्चा भी हो जाए, लेकिन क्या हो रहे हैं, अनेबल हो रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, स्टरलिटी या फिर इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी।
तो यहाँ पर क्या है कि एक बच्चा हो गया है तो, लेकिन अब दूसरे के लिए ट्राई कर रहा है तो हो नहीं रहा है, तो स्टेरिलिटी तो है नहीं क्योंकि एक ऑलरेडी हो गया है, और ना ही ये प्राइमरी होगा क्योंकि एक बच्चा ऑलरेडी है, दूसरे के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये कहलाएगी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी का मतलब होता है कि एक भी बच्चा कंसीव ना हो पाता, लेकिन यहाँ पर एक बच्चा ऑलरेडी कंसीव हो गया है, दूसरा बच्चा चाहिए है, 1 साल से बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या कर रहे हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो क्या है वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब ये कि इनेबिलिटी टू अचीव अ प्रेगनेंसी, कई सालों तक कोशिश करने के बाद एक भी बच्चा ना होना, तो क्या है वो कहलाएगा स्टेरिलिटी। लेकिन एक बार बच्चा हो गया है, या फिर इनफर्टिलिटी का मतलब ये भी हो सकता है कंसीव कर जाए लेकिन बच्चा ना हो पाए, वुमेन प्रेग्नेंट हो जाए लेकिन बेबी को, जो लाइव बेबी उसको बॉर्न ना कर पाए, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इट्स अ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, क्योंकि 1 चाइल्ड ऑलरेडी है, दूसरे के लिए कोशिश की जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट इज रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय, रेड क्रॉस सोसाइटी है जो कब इसकी स्थापना हुई थी, हेनरी फोर्ड के द्वारा, हेनरी डोनाल्ड, हेनरी ब्राउनी या फिर नन ऑफ द अबव। एक क्वेश्चन आता है रेड क्रॉस सोसाइटी, तो रेड क्रॉस सोसाइटी को कई बार नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, 3 से 4 बार लगातार जो प्राइज़ मिला है वो रेड क्रॉस सोसाइटी को ही मिला है। तो इसकी स्थापना की थी किसने, हेनरी डोनाल्ड ने 1920 में, किसने, हेनरी डोनाल्ड ने 1920 में इसकी स्थापना की थी, रेड क्रॉस सोसाइटी। नेक्स्ट इज विच इज़ द लास्ट फेज ऑफ होम विजिटिंग इन फैमिली हेल्थ सर्विसेज, तो फैमिली हेल्थ सर्विसेज में लास्ट फेज कौन सी है, एक्टिविटी फेज, प्री विजिट फेज, टर्मिनल फेज या फिर पोस्ट विजिट फेज। यहाँ पे कहा है होम विजिट किया आपने किसी भी फैमिली के यहाँ पर, तो फैमिली हेल्थ सर्विसेज के अकॉर्डिंग लास्ट फेज क्या होगी, लास्ट फेज होगी पोस्ट एक्टिविटी फेज, कौन सी, पोस्ट विजिट फेज और पोस्ट एक्टिविटी फेज भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर पोस्ट विजिट फेज कहलाएगी कौन सी, लास्ट फेज। पहली होती है इनिशिएशन फेज, दूसरी होती है फिर प्री विजिट फेज, तीसरी होती है एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द फेज, क्या आपने एक्टिविटी की, चौथे नंबर पर होता है टर्मिनेशन फेज और 5वें पे आता है पोस्ट विजिट एक्टिविटी। मतलब आफ्टर आप सब कुछ करा है दोबारा से एक बार और चेक करने जा रहे हैं तो वो कहलाएगी पोस्ट विजिट फेज। अर्ली और इनिशियल फेज पूछें तो वो कहलाती है इनिशिएशन फेज, फिर प्री विजिट, फिर एक्टिविटी, फिर टर्मिनेट करना है, फिर यहाँ पर पोस्ट विजिट फेज। तो लास्ट फेज यहाँ पे पूछी है होम विजिट की इन फैमिली में, तो वो क्या होगी, वो होगी पोस्ट विजिट फेज। टर्मिनल फेज 4th नंबर पे आएगी, क्लियर है। नेक्स्ट इज हाउ मच लीटर ऑफ वाटर डिसइंफेक्टेड विथ अ सिंगल 0.5 mg क्लोरीन टैबलेट, यदि आपके पास 0.5 mg की क्लोरीन की गोली है तो कितना पानी डिसइंफेक्ट होगा, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर या फिर 25 लीटर। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर जब यदि करते हैं आप तो क्लोरीन की जो 0.5 mg की टैबलेट है से कितना पानी डिसइंफेक्ट होगा, तो होगा 20 लीटर, कितना, 20 लीटर पानी डिसइंफेक्ट होगा। तो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या कहलाएगी, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। और क्लोरीनेशन ऑफ वाटर को चेक करने के लिए जो टेस्ट होगा वो कहलाता है ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट। क्या है, ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट किया जाएगा क्लोरीनेशन ऑफ वाटर में क्लोरीन की मात्रा कितनी है उसके लिए। और जो प्रोसेस है यहाँ पर क्लोरीन की टैबलेट मिक्स कर रहे हैं पानी में वो कहलाएगी क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज measures taken to stop the progress of disease is called which kind of prevention। तो जो मेजर्स लिए जा रहे हैं मतलब जो भी स्टेप कदम उठाए जा रहे हैं कि डिसीज़ की प्रोग्रेस को क्या करना है, स्टॉप करना है। डिसीज़ हो गई, पता चल गया, उसकी प्रोग्रेस को क्या करना है, मैनेज करना है। तो यहाँ पर कौन सा प्रिवेंशन होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर नन ऑफ द अबव। प्राइमरी में डिसीज़ को आप क्या करते, होने के पहले की फेज़ है जिसमें इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू क्या कर सकते, होने से बचा ही सकते हैं। सेकेंडरी में हो गई है डिसीज़, डायग्नोस हो गई लेकिन कॉम्प्लिकेशन को रोकना है तो होगा सेकेंडरी
टर्सरी में क्या होगा, ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, जो भी इंजरी है या फिर जो भी डिसीज़ है वो सब ठीक हो गई, लेकिन दोबारा से वापस से फंक्शनिंग में लाना क्या कहलाएगा, टर्सरी प्रिवेंशन और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना। तो यहाँ पर कहा है कि डिसीज़ की प्रोग्रेस को स्टॉप करना, मतलब पता चल गया कि डिसीज़ हुई है तो ये प्राइमरी नहीं है, ये कहलाएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। टाइप के सूचर्स होंगे, फ्रंटल, कोरोनल, लैम्बडॉइड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो अभी हम फीटल स्कल के बारे में ही आगे इसी क्वेश्चंस के तरीके से डिस्कस करते जाएंगे। अभी हमने पार्ट पढ़े बेस, वॉल्ट एंड बोन्स। तो यहाँ पर अब जो सूचर्स हैं फीटल स्कल में सभी रहेंगे, फ्रंटल भी होगा, कोरोनल भी होगा, लैम्बडॉइडल भी होगा, सजाइटल होगा। 4 तरीके के यहाँ पे सूचर्स रहेंगे। फ्रंटल सूचर्स बिटवीन द 2 फ्रंटल बोन्स, ये जो 2 फ्रंटल बोन्स हैं इनके बीच में जो सूचर्स है क्या है, ये फ्रंटल सूचर। दूसरा आता है कोरोनल सूचर बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन। तो ये हो गया यहाँ पे कोरोनल सूचर जो एक पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन के बीच में रहेगा। फिर लैम्बडॉइडल, लैम्बडॉइडल 2 पैराइटल बोन और एक ऑक्सीपिटल बोन के बीच में ही रहा है, यहाँ पे लैम्बडा शेप में है जो, तो ये क्या हो गया, लैम्बडॉइड सूचर है। यहाँ पर आप इमेज से इसको बेसिकली याद कर सकते हैं, अदरवाइज आपको याद नहीं होगा। फ्रंटल मतलब सामने का, अब जब 2 फ्रंटल बोन्स के बीच में जो सूचर्स बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, फ्रंटल सूचर। कोरोनल, कोरोनल मतलब जो फ्रंटल बोन है पैराइटल बोन से इनके बीच में। लैम्बडॉइडल का मतलब है कि पैराइटल, जो दोनों पैराइटल बोन से और एक ऑक्सीपिटल बोन है इनके बीच में जो जुड़ने वाला काम होगा वो होगा सूचर, लैम्बडॉइड सूचर। सजाइटल, सजाइटल सूचर एक बीच वाला है जो कि 2 पैराइटल बोन्स के बीच में बनेगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय द फॉन्टेनेल। तो अभी तक हमने फॉन्टेनेल पढ़े, अभी तक सूचर्स पढ़े जहाँ पर 2 बोन्स आके जुड़ रही हैं तो वो सूचर्स हो गए आपके। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपका क्या, फॉन्टेनेल। व्हाट डू यू मीन बाय फॉन्टेनेल, स्पेस बिटवीन 2 बोन्स जॉइन टुगेदर, स्पेस बिटवीन 2 और मोर सूचर्स ज्वाइनिंग, या फिर लिगामेंट ज्वाइन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर फॉन्टेनेल का मतलब होगा कि ऐसा स्पेस जहाँ पे 2 सूचर्स जुड़ते हैं। इस इमेज में आप देखिए जहाँ पर 2 सूचर्स, फ्रंटल सूचर जुड़ रहे हैं और यहाँ पर लैम्बडॉइड सूचर जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर सजाइटल सूचर्स जुड़ रहे हैं। तो ये जो एरिया है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका फॉन्टेनेल। क्या कहलाएगा, फॉन्टेनेल। सूचर्स एंड फॉन्टेनेल हेल्प्स द स्कल टू मोल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। अब जो सूचर्स हो गए, ये हो गए आपके फ्रंटल सूचर्स हो गए, और यहाँ पर जो फॉन्टेनेल हो गए, दोनों क्या करेंगे, डिलीवरी के टाइम पर हेड को मोल्ड करने का काम करेंगे ताकि हेड इजीली बाहर आ जाए वेजाइना के थ्रू। अब यहाँ पर जो फॉन्टेनेल है, एंटीरियर पोस्टीरियर फॉन्टेनेल है, 2 तो आपको एग्जाम में आते ही आते हैं। फॉन्टेनेल्स आर द मेम्ब्रेन्स फिल्ड स्पेस एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ द सूचर्स। जैसा मैंने आपको बताया जहाँ पर 2 सूचर्स आके मिलते हैं तो एरिया क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फॉन्टेनेल्स। फॉन्टेनेल्स में यहाँ पर एंटीरियर फॉन्टेनेल और ब्रैगमा, क्या है, एंटीरियर फॉन्टेनेल और ब्रैगमा, जहाँ पर सेजाइटल, कोरोनल और फ्रंटल सूचर आके मिलेंगे, डायमंड शेप का होगा, और ये जनरली 1.5 ईयर में, यदि आपको पूछते हैं कि सबसे पहले कौन से फॉन्टेनेल क्लोज होते हैं तो पोस्टीरियर, ऑक्सीपिट और लैम्बडा जो फॉन्टेनेल हैं क्लोज होंगे, लेकिन जो 1.5 ईयर या फिर 18 महीने और 1.5 साल में क्लोज होंगे वो होंगे एंटीरियर फॉन्टेनेल जो कि डायमंड शेप के रहेंगे। फिर आता है पोस्टीरियर फॉन्टेनेल और लैम्बडा। पोस्टीरियर फॉन्टेनेल में जंक्शन ऑफ सजाइटल सूचर्स एंड द 2 लैम्बडॉइडल सूचर्स स्मॉलर देन द एंटीरियर फॉन्टेनेल, और ये जनरली 5 to 6 वीक की एज में ही बच्चों में क्लोज हो जाते हैं। याद रखना है सबसे पहले क्लोज होते हैं पोस्टीरियर, फिर एंटीरियर। पोस्टीरियर 5 से 6 वीक में ही क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन एंटीरियर 1.5 साल में। जब आप जो बच्चे होते हैं छोटे 1 साल तक की एज के, 1.5 साल तक की, आप उनके फोरहेड के यहाँ पे हाथ रखिए तो आपको बहुत ज़्यादा, एक तरीके से हम ये कहेंगे, आपको जो फील होगा वो यहाँ पे वो वही आप बच्चे का एंटीरियर फॉन्टेनेल फील होता है, और ये जनरली 1.5 साल में क्लोज होता है। नेक्स्ट वन इज क्राउनिंग अकर्स इन विच स्टेज ऑफ लेबर। तो क्राउनिंग किस स्टेज में देखने को मिलेगी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज या फिर 4th स्टेज ऑफ लेबर। यहाँ पर आपको लेबर की स्टेज बहुत अच्छे से एग्जाम में पढ़ के जानी है, आपको बहुत आती है एग्जाम में।
तो जो क्राउनिंग है, क्राउनिंग का मतलब है जो बेबी का हेड है वो विजिबल हो रहा है, वो होता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। कब? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में तो सर्विक्स डायलेट होगी, क्या होगी? सर्विक्स का डायलेटेशन होगा। सेकेंड स्टेज में बेबी का एक्सपल्सन होगा। थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा बाहर आएगा। फोर्थ स्टेज में आप ओनली ऑब्जर्वेशन बस करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर क्राउनिंग कब होगी? क्राउनिंग होगी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। अब मैकेनिज्म ऑफ लेबर, यहाँ पे आपको कुछ क्राइटेरिया हैं कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए क्या क्राइटेरिया होने चाहिए लेबर प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले लाई है जो लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए, मतलब लाई का मतलब है कि जो एक्सीफेस्टर्नम से प्यूबिस सिम्फाइसिस तक है बेबी, मतलब कैसा होना चाहिए? सीधा होना चाहिए। वो क्या है? लाई, जो कि लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए। प्रेजेंटेशन सेफेलिक और वर्टेक्स होना चाहिए, मतलब हेड डाउन होना चाहिए। पोजीशन लेफ्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर या फिर राइट ऑक्सीपिट एंटीरियर होना चाहिए। एटीट्यूड इज गुड फ्लेक्शन वे में होना चाहिए। डिनोमिनेटर है जो ऑक्सीपिट होना चाहिए। प्रेजेंटिंग पार्ट इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एंटीरियर पैराइटल बोन। प्रेजेंटिंग पार्ट में सबसे पहले एंटीरियर पैराइटल बोन्स होनी चाहिए। तो क्या बेसिक क्राइटेरिया है मैकेनिज्म ऑफ लेबर के लिए। अब यहाँ पर कार्डिनल स्टेप होंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर के। कार्डिनल स्टेप का मतलब है कि जब सर्विक्स के जो यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं उसके बाद लेबर की प्रोसेस होगी कैसे, मतलब डायलिटेशन से लेके बेबी के एक्सपल्सन तक, तो वो स्टेज हो गई आपके पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ लेबर में कार्डिनल स्टेप की बात करें, सबसे पहला होगा इंगेजमेंट ऑफ द हेड। क्या है? इंगेजमेंट ऑफ द हेड। और जो कार्डिनल स्टेप है ये नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए है। तो इंगेजमेंट ऑफ द हेड होगा, फिर फ्लेक्शन ऑफ हेड, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, फिर होगा क्राउनिंग, फिर होगा एक्सटेंशन एंड बर्थ ऑफ हेड, रेस्टिट्यूशन, फिर नेक्स्ट वन इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। तो इंटरनल रोटेशन होगा शोल्डर का और एक्सटर्नल रोटेशन होगा हेड का। सबसे पहले बर्थ ऑफ शोल्डर एंड ट्रंक वायर लेटरल फ्लेक्शन। तो ये क्या हो गई? मैकेनिज्म ऑफ लेबर या फिर कार्डिनल स्टेप ऑफ लेबर हो गए, आपको एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर क्राउनिंग पूछे तो सेकेंड स्टेज में, और ये पूरे कार्डिनल स्टेप है। यदि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी की बात करते हैं हम, तो नॉर्मल जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर के क्राइटेरिया है, दैट मीन्स जो आपने यहाँ पे स्टेप पढ़े, ये जो आपने 8 स्टेप पढ़े, 8 स्टेप तब फॉलो होंगे जब ये क्राइटेरिया मैच करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल लाई हो, प्रेजेंटेशन सेफेलिक हो, एटीट्यूड गुड फ्लेक्शन में हो, डिनोमिनेटर ऑक्सीपेट हो। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन कौन सी है? एंटीवर्जन, एंटी फ्लेक्शन, पोस्टीरियर, एंटीवर्जन एंड रेट्रोफ्लेक्शन या फिर नन ऑफ द अबव। नॉर्मल पोजीशन होती है यूट्रस की एंटीवर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन। ये आपको देखिए यहाँ पे जो एंगल करके भी आपको पूछा जा सकता है। तो एंटीवर्जन एंगल होगा 90 डिग्री का और एंटी फ्लेक्शन होगा 170 डिग्री का। एग्जाम में आता है। नॉर्मली यूट्रस की जो पोजीशन होती है एंटीवर्जन, एंटी फ्लेक्शन। एंटीवर्जन का मतलब है द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द सर्विक्स इज नॉर्मली बेंट फॉरवर्ड ऑन द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द वेजाइना। तो यहाँ पर आप इमेज देखिए, इससे आपको इजीली समझ में आएगा। एंटीवर्जन में क्या होगा? सर्विक्स थोड़ा सा बेंट रहेगी वेजाइना की तरफ, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री एंगल का, और इस पोजीशन को हम कहेंगे एंटीवर्जन। जब यहाँ पर लॉन्ग एक्सेस ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस इज बेंट फॉरवर्ड एट द लेवल ऑफ इस्थमस, इंटरनल ओस की तरफ बेंट रहेगी क्या? यूट्रस। तब यहाँ पे जो एंगल बनेगा सर्विक्स के यहाँ पे, लॉन्ग एक्सेस ऑफ द सर्विक्स के यहाँ पे, तो ये बनेगा 170 डिग्री का। तो ये कहलाएगा आपको एंटी फ्लेक्शन। तो एंटीवर्जन में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा और एंटी फ्लेक्शन में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 170 डिग्री का। या तो ये आपको इमेज दे के पूछ सकते हैं या फिर आपको यहाँ पर एंगल में पूछ सकते हैं कि एंटीवर्जन में कितना एंगल बनता है, तो 90 डिग्री, और एंटी फ्लेक्शन में कितना बनेगा? 170 डिग्री। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस की नॉर्मल साइज कितनी होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखिए 7.5 इंटू 0.5 इंटू 1.25 सॉरी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपको 7.5 इंटू 5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए इनमें से जो नॉर्मल यूट्रस की साइज होगी वो होगी इस तरीके से
7.5 सेंटीमीटर लेंथ, विड्थ होगी 5 सेंटीमीटर मतलब थिकनेस, और जो थिकनेस है वो होगी 1.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये देखिए आप इमेज से इजीली समझ में आएगा। लंबाई की बात करें तो 7.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई की बात करें तो 5 सेंटीमीटर, थिकनेस की बात करें हम तो 1.25 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गई, साइज हो गई यूट्रस की। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन का मतलब होगा क्या, लेबर, डिलीवरी, बोथ ए एंड बी, या फिर एंटीपार्टम हेमरेज। पार्चुरेशन का मतलब होगा यहाँ पर ए एंड बी। दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड इंक्लूड्स लेबर एंड डिलीवरी। लेबर पेन से लेके बच्चे की डिलीवरी होने तक की जो प्रोसेस है वो कहलाएगी पार्चुरेशन। व्हाट इज द टर्म वेट ऑफ यूट्रस। टर्म वेट ऑफ यूट्रस का मतलब है जो नॉर्मली यूट्रस का वजन होता है वो होता है 60 ग्राम, 60 ग्राम, लेकिन टर्म वेट ऑफ यूट्रस की बात की जा रही है तो कितना होगा, 700 ग्राम, 900 ग्राम, 60 ग्राम या फिर 600 ग्राम। टर्म वेट ऑफ यूट्रस, टर्म वेट का मतलब है कि 37 कंप्लीट वीक के बाद, जब जेस्टेशनल पीरियड 37 वीक कंप्लीट हो गया है उसके बाद है जो यूट्रस का वजन कितना होगा। तो यूट्रस का वजन होगा जब कितना, 900 ग्राम तक। एवरेज वेट होता है टर्म यूट्रस का 900 से 1000 ग्राम, और जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यूट्रस का वजन होता है 60 ग्राम, कितना, 60 ग्राम तक। तो यहाँ पर आपको कहा है टर्म वेट। टर्म वेट पूछें जब भी तो आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि 37 वीक का जेस्टेशनल पीरियड होने के बाद यूट्रस का वजन पूछा है तो 900 से 1100 ग्राम तक हो सकता है, 900 ग्राम से 1100 ग्राम तक। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कहें, यदि आपको एक टर्म यहाँ पे रेस कर दिया जाए और कहें कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ द यूट्रस, तब आप कहेंगे 60 ग्राम। लेकिन यहाँ पे आपको कह दिया जाए कि टर्म वेट क्या होगा यूट्रस का, तब आपको कहना है 900 ग्राम। नेक्स्ट वन इज द कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा इन द फीटल लाइफ इज नोन एज। तो ऐसा कनेक्शन जो अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में, वो भी फीटल लाइफ में, मतलब यूट्राइन लाइफ में ही, फीटल लाइफ में ही जो कनेक्शन है अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में, वो क्या कहलाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी, डक्टस वीनोसिस या फिर डक्टस आर्टरियोसिस। तो अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच का फीटल लाइफ का कनेक्शन कहलाएगा आपका डक्टस वीनोसिस। एग्जाम में अभी देखो पूरी चीज़ें आएंगी जो यहाँ पे ऐड की गई हैं। डक्टस वीनोसिस हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगा इसमें ऑक्सीजन का, फीटल लाइफ में डक्टस वीनोसिस में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगी। प्लेसेंटा जहाँ पे गैसों का एक्सचेंज होगा। अम्बिलिकल आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी फीटस से प्लेसेंटा में। फीटस से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कैरी करने का काम करेंगे कौन, अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेंगी फीटस को, प्लेसेंटा टू द फीटस। फोराम एंड ओवल राइट और लेफ्ट एट्रियम को कनेक्ट करने का काम करेगा डक्टस वीनोसिस, जो कि यहाँ पर अम्बिलिकल वेन और आईवीसी के बीच का कनेक्शन है। नेक्स्ट वन इज एमनियोटिक फ्लूइड इज विच काइंड ऑफ नेचर। तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो नेचर है वो कैसा होगा, एल्कलाइन, एसिडिक, बेसिक या फिर नन ऑफ द अबव। तो एमनियोटिक फ्लूइड का नेचर होता है एल्कलाइन नेचर का। इसकी जो ग्रेविटी होती है वो होती है 1.010। अब यहाँ पे आप ये देखिए, यदि एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर पूछे तो वो क्लियर कॉन्साइज कलर का होगा। एमनियोटिक फ्लूइड की जो कलर एबनॉर्मलिटीज़ बहुत एग्जाम में आती हैं कि यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर इस तरीके का है तो कौन सी प्रॉब्लम है, तो वो आपको पूरा याद रखना है। यदि नेचर की बात करें तो एल्कलाइन, इस पर इस ग्रेविटी होती है 1.010। नेक्स्ट है यहाँ पर इंट्राओसियस इंजेक्शन इज गिवन इन। तो इंट्राओसियस इंजेक्शन कहाँ पे दिए जाते हैं, स्पाइनल कैविटी में, बोन मैरो में, मसल्स में या फिर वेन में। तो इंट्राओसियस इंजेक्शन दिए जाते हैं बोन मैरो में। कहाँ पे, बोन मैरो में इंजेक्शन को दिया जाता है। हाउ मेनी एंटीनेटल विजिट्स शुड बी रिक्वायर्ड। तो एंटीनेटल विजिट कितनी ज़रूरी होती हैं, 2, 3, 4 या फिर 6। तो यहाँ पर WHO के अकॉर्डिंग यदि एंटीनेटल विजिट की बात करें हम तो एटलीस्ट 4 विजिट है जो ज़रूरी होती हैं। कितनी, 4 विजिट। मिनिमम ऑफ 4 एंटीनेटल विजिट शुड बी रिक्वायर्ड। फर्स्ट विजिट विद इन 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। एज सुन एज प्रेगनेंसी इज सस्पेक्टेड, जैसे ही आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो मतलब आपको अपना चेकअप कराना चाहिए, वो आपकी पहली एंटीनेटल विजिट होगी।
दूसरी विजिट होगी 14th एंड 26th वीक के बीच में, 14 से 26 वीक के बीच में। तीसरी विजिट होगी 28 वीक एंड 34 वीक के बीच में। फिर आती है चौथी विजिट जो कि 36 वीक या फिर टर्म मतलब 37 वीक के बाद होगी। तो यदि WHO के पूछे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, तो एटलीस्ट 4 विजिट तो जरूरी ही होती हैं। फिर आपको एक क्वेश्चन आता है, यदि पॉसिबिलिटी हो तो एवरी मंथ चेकअप कराएं आप अपना, लेकिन यदि 8th मंथ की बात की जाए तो जब 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हो तब महीने में 2 बार, कितना, महीने में 2 बार आपको चेकअप कराने जाना है। जब 37 वीक कंप्लीट हो जाते हैं तो एवरी वीक आपको अपना चेकअप कराने जाना है। क्या है जो WHO के और जो बेसिक प्रायोरिटी वाइज यदि आप अपनी हेल्दी प्रेगनेंसी चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है कि आपको इतनी एंटीनेटल विजिट करवानी होंगी। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी एक्स्ट्रा कैलोरी नीड्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। एक प्रेग्नेंट वुमेन को कितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी, 300, 400, 200 या फिर 100। तो एक प्रेग्नेंट लेडी को जो एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी 300 किलो कैलोरी। कितना, 300 किलो कैलोरी पर डे। इनके हिसाब से पूछते हैं कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है कितना एक्स्ट्रा कैलोरी आपको लेना है, तो आप उसमें आप कह सकते हैं कि ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना है। अप्रॉक्सीमेट जो वेट गेन होगा प्रेगनेंसी में वो होता है 11 किलोग्राम, एटलीस्ट 11 kg तो बढ़ना ही चाहिए। फिर यहाँ पर कैलोरी की ज़रूरत की बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1800 कैलोरीज पर डे, जो सेकंड आएगा और थर्ड आएगा तो इसमें कैलोरी की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन इनकेस आपको पूछते हैं डायरेक्ट एग्जाम में कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी लेना है, तो एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट में, सेकंड और थर्ड में रहेगी। तो यहाँ पर यदि आपको डायरेक्ट पूछें कि प्रेग्नेंट वुमेन में कितनी कैलोरीज की एक्स्ट्रा ज़रूरत है, तब आपको कहना है कितना, 300, कितनी, 300। लेकिन यदि लैक्टेटिंग मदर में पूछें तो 500। फिर आयरन की बात करें प्रेगनेंसी में तो 100 mg पर डे के हिसाब से आयरन, 500 mcg पर डे के हिसाब से फॉलिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज द व्हाट टू यूज टू कैलकुलेट द EDD। तो आप EDD को कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम LMP, फ्रॉम पास्ट टू मेंस्ट्रुअल पीरियड बेस्ड ऑन एमनोरिया एंड नन ऑफ द अबव। फ्रॉम LMP का मतलब है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, पास्ट टू मेंस्ट्रुअल पीरियड या फिर बेस्ड ऑन एमनोरिया मतलब आपके पीरियड्स एब्सेंट है तो आपको लगेगा कि प्रेग्नेंट है, ऐसा नहीं है। तो कैलकुलेट किया जाएगा एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी के लिए या फिर ड्यू डेट के लिए, तो वो होगा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन प्लस 9 महीने प्लस 7 डे इक्वल टू EDD। और नेगल्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एस्टिमेट डेट ऑफ डिलीवरी निकालने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज द रिजल्ट ऑफ। तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया प्रेगनेंसी में होता है जब, तो ये क्यों होगा, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम के कारण, इंक्रीज डिटॉक्सिफिकेशन डिमांड्स ऑन मदर्स लीवर, डिक्रीज डाइटरी इंटेक या फिर नन ऑफ द अबव। तो प्रेगनेंसी में जब 11 ग्राम पर DL से हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाए तब इसको एनीमिया कंसीडर किया जाता है। फिर यहाँ पर फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्यों होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है इसके कारण, बिकॉज इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम। नेक्स्ट वन इज हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी इज। प्रेगनेंसी में हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर कौन से होंगे, एक्लेम्सिया, स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो प्रेगनेंसी में एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया 2 तरीके के हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर होते हैं। कौन कौन से, एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया। तो यहाँ पर एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया में दोनों में क्या होगा, एक ही डिफरेंस होता है। तो एक्लेम्सिया में क्या होगा, कभी भी फिट्स नहीं आती हैं, सॉरी एक्लेम्सिया में फिट्स आती हैं लेकिन प्री एक्लेम्सिया में फिट्स नहीं आती हैं। एक बेसिक और दोनों के बीच का डिफरेंस यदि पूछा जाता है, एक्लेम्सिया में फिट्स आती हैं, कन्वर्जन्स आते हैं, लेकिन प्री एक्लेम्सिया में नहीं आएगा। BP हाई रहेगा, हेडेक होगा, विजुअल डिस्टर्बेंस होगा, पॉलीयूरिया होगा और यहाँ पे साथ ही साथ ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई जाएगा। तो यहाँ पर जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है प्रेगनेंसी में क्या, एक्लेम्सिया। वॉमिटिंग डिसऑर्डर पूछें तो वो होता है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट TT इम्यूनाइजेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू द एंटीनेटल मदर एट ऑफ प्रेगनेंसी। तो पहला TT का इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन कब किया जाएगा, 12th वीक में, 16th वीक में
20 वीक में या फिर 24th वीक में। जो फर्स्ट टीटी इम्यूनाइजेशन किया जाएगा वो होगा 16th वीक में। कब? 16th वीक में। इसके बाद 1 महीने का ब्रेक दे के दूसरा टीटी इंजेक्शन दिया जाएगा। 2 टीटी के इंजेक्शन दिए जाते हैं, दोनों के बीच में 1 महीने का ब्रेक दिया जाता है और गैप दिया जाता है। नर्सिंग का सबसे फेमस क्वेश्चन जो आपको हर एक नर्सिंग एग्जाम में आता है वो आपकी लिए रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन है द फंडस ऑफ द यूट्रस रीच अप टू द लेवल ऑफ अम्बलाइकस व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज। तो फंडस है जो यूट्रस का अम्बलाइकस की एज एन हम ये कह सकते हैं लेंथ तक कब किस वीक में पहुँचेगा? 20 वीक, 24 वीक, 26 वीक या फिर 36 वीक की प्रेगनेंसी में। मतलब फंडस हाइट है जो अम्बलाइकस तक कब पहुंचेगी? 24th वीक की प्रेगनेंसी में। 24 वीक की प्रेगनेंसी में ये देखिए फंडल हाइट को प्यूबिस सिम्फाइसिस से लेके एक्सिफेस स्टर्नम तक मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर 16 वीक में 3 फिंगर विड्थ अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस, मतलब 3 सेंटीमीटर अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस के। 20 में 3 सेंटीमीटर बिलो अम्बलाइकस। 24 में अम्बलाइकस तक पहुँच जाएगा। 3 फिंगर का मतलब है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। 36 वीक में कोस्टल आर्च तक। कहाँ तक? कोस्टल आर्च तक। फिर आफ्टर 36 वीक के बाद है जो ये देखिए 36 वीक के बाद क्या होगा? यहाँ पे 36 वीक तक एक्सिफेस स्टर्नम तक पहुँच जाएगा। आफ्टर दैट बेबी क्या हुआ? थोड़ा सा डाउन आएगा। इसको हम क्या कहेंगे? लाइटनिंग। क्या कहेंगे? लाइटनिंग। और वेलकम साइन ऑफ abnormal pregnancy in which the conceptious implants outside the uterine cavity। जनरली जो कॉन्सेप्सियस मटेरियल होगा फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में, बट इम्प्लांटेशन यूट्रस में ना हो के कहीं और हो जाए, ओवरी में हो जाए, फैलोपियन ट्यूब में हो जाए या फिर फिमरी के यहाँ पे हो जाए, कहीं पे भी हो जाए अदर देन द यूट्रस के, तो ये क्या कहलाएगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी, एंटीपार्टम हेमरेज या फिर अबॉर्शन। तो यदि जो कंसेप्सियस मटेरियल एक्सपेल्ड आउट हो जाए, बाहर आ जाए वेजाइना के थ्रू, तो वो कहलाएगा अबॉर्शन। यदि ब्लीडिंग होती है 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद तो वो होगा एंटीपार्टम हेमरेज। मोलार प्रेगनेंसी को हम फॉल्स प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है जिसमें कॉन्सेप्सियस मटेरियल इम्प्लांट होता है यूट्रस कैविटी के बाहर या फिर यूट्रस के बाहर, तो ये कहलाएगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी और ट्यूबल प्रेगनेंसी। ये देखिए यहाँ पर जो इम्प्लांटेशन है वो यहाँ पर ना होके फर्टिलाइजेशन का इम्प्लांटेशन भी यहीं पे हो जाता है, तो क्या कहलाएगी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब यहाँ पर जो फर्टिलाइज एग का इम्प्लांटेशन कॉमनली यदि कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी पूछें तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में सबसे ज़्यादा होती हैं। याद रखें, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में सबसे ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फेलर टू पास मेकोनियम विद इन फर्स्ट 36 आवर ऑफ लाइफ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पुअर फीडिंग एंड एम्प्टी रेक्टम आर द फाइंडिंग ऑफ। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पर 36 की जगह 48 आवर भी आपको रखे जा सकते हैं। 48 घंटे को काउंट किया जाता है कि बेबी डिलीवर होने के बाद से लेके यदि उसने 48 घंटे तक अपना जो फर्स्ट स्टूल है जिसको हम कहते हैं मेकोनियम वो पास नहीं किया तो यहाँ पर एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। जब बाहर ही नहीं, आउटपुट नहीं होगा तो इनपुट कैसे होगी? तो पुअर फीडिंग भी रहेगी। रेक्टम खाली है तो ये क्या है? हिरस्प्रिंग्स डिसीज है, अपेंडिसाइटिस है, माल एब्जॉर्प्शन है कि पेरिटोनाइटिस है? तो ये कहलाएगा हिरस्प्रिंग्स डिसीज और कंजेनाइटल मेगा कोलोन। यहाँ पर जो गैंग्लियोनिक सेल्स है एब्सेंट रहेंगी। क्या होंगी? गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट रहेंगी, जिसके कारण ना तो जनरली गैंग्लियोनिक सेल्स इस तरीके से रहेंगी, लेकिन कंजेनाइटल जो मेगा कोलोन है या फिर हिरस्प्रिंग्स डिसीज है इसमें गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट रहेंगी और एरिया क्या कहलाएगा? हिरस्प्रिंग्स डिसीज, जिसमें बेबी डिलीवर होने के बाद से लेके वो अपना 48 घंटे तक स्टूल पास नहीं करता है, तब हिरस्प्रिंग्स डिसीज है जो डायग्नोस की जाएगी। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट ज़रूर पूछ सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोशिश की जाती है कि आप सभी के आंसर्स दे पाएँ, कमेंट बॉक्स में भी और इवन व्हाट्सएप में भी। और जो भी लोग एमपी व्यापम या फिर ऑल अदर स्टेट सीएचओ के पेपर्स लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पेपर्स को आके ले सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन है सीरम हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज
सीरम हेपेटाइटिस को क्या कहा जाता है? हेपेटाइटिस ए, बी, ई या फिर बैक्टीरियल हेपेटाइटिस। तो यहाँ पर मैं आपको छोटा शॉर्ट वे में बताती हूँ कि हेपेटाइटिस जनरली 4 तरीके का मेन कंसीडर किया जाता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी एंड ई। तो हेपेटाइटिस ए और ई होगा किससे? फीको ओरल रूट के थ्रू, या फिर हम ये कहेंगे कंटामिनेटेड जो भी आइटम्स है उसके थ्रू। फिर आता है बी एंड सी। तो हेपेटाइटिस बी और सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी हो सकता है, निडल प्रिक इंजरी से भी हो सकता है। अब आपको बताना है कि सीरम हेपेटाइटिस कौन सा है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।